नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के संविधान का आर्टिकल 75 इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 74 तक अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस क्लास में हम आर्टिकल 75 के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 75। भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के तहत देश में एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के तहत देश में एक प्रधानमंत्री होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 75 में, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात करता है या जिसमें कि प्रधानमंत्री का पद दिया गया है। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन घुमा के यहीं से ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 75 में किसका पद दिया गया है या भारत के संविधान का आर्टिकल 75 किसके पद के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। आई होप इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि इस आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 75 के 1 की, ठीक है। भारत के संविधान का आर्टिकल 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करता है, ठीक है। भारत के संविधान का आर्टिकल 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अब यहीं से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या फिर निर्वाचन होता है। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। अब अगर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते कौन हैं। तो देखो, इसी आर्टिकल 75 के 2 में बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, ठीक है। और करेंगे कौन? करेंगे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आपने ये भी समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। और तो अब आप इतनी बात अच्छे से समझ गए कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। और करते कौन है? करते हैं राष्ट्रपति महोदय। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति महोदय किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं? भारत के राष्ट्रपति महोदय किसे भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं? तो यह बात भी आर्टिकल 75 के 1 में दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को, मतलब जिस व्यक्ति को लोकसभा में 50% से अधिक वोट प्राप्त होंगे, या कह लो जो व्यक्ति लोकसभा का नेता होगा, उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आर्टिकल 75 के 1 में दी गई हैं। तो आई होप ये आर्टिकल 75 का 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बातें दी गई हैं। पहला कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, ठीक है। दूसरा, करेंगे नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। तीसरा, किसे करेंगे? लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेंगे। तो ये 3 बातें आर्टिकल 75 के 1 में दी गई हैं। तो चलिए, ये आर्टिकल 75 का 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 75 के 2 की। तो देखो,
भारत के संविधान का आर्टिकल 75 का 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में बात करता है। ठीक है, और यह कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करेंगे। अब ये क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय जब तक चाहेंगे तब तक भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर कार्य करेंगे, और भारत के राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तब भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर कार्य करते हैं। मतलब भारत के राष्ट्रपति महोदय जब तक चाहेंगे तब तक भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर कार्य करेंगे, और भारत के राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तब भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। तो इतनी बातें यहाँ तक बताई गई हैं। तो आई होप ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर अब बात ये आती है कि राष्ट्रपति महोदय कब प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा देंगे। ठीक है, क्या कारण होगा जिसकी वजह से भारत के राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा देंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त करते हैं? लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को। ठीक है, मतलब भारत में प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, तो अगर प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत गिर जाता है तो फिर भारत के राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा देते हैं। ये कारण है। ठीक है, यही कारण है जिसकी वजह से भारत के राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री को जब चाहें तब उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने लिख भी दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक वह प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहेंगे, और जैसे ही उनका लोकसभा में बहुमत गिरा तो फिर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 75 का 2 सिर्फ इतनी बात कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर कार्य करेंगे। मतलब राष्ट्रपति महोदय जब तक चाहेंगे तब तक भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर कार्य करेंगे, और राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तब उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन हटाने के लिए भी कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना। तो रीज़न ये है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के पद पर उसे ही नियुक्त करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब भारत का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत गिर जाता है तो फिर यही वो कारण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जब चाहें तब भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वह प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहेंगे, और जैसे ही उनका लोकसभा में बहुमत गिरा तो फिर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो इतनी बातें दी गई हैं आर्टिकल 75 के 2 में। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, और कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ ये पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाते कौन हैं। तो हटाते हैं आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय। ठीक है,
और अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति महोदय नहीं दिया है, अगर लोकसभा दिया है तो लोकसभा भी सही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा भी जब चाहे तब प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकती है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया कि भारत में प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री को उनके पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बस नाम मात्र के लिए दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय उनके भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाते हैं, वास्तव में हटाती तो लोकसभा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हटाती तो लोकसभा ही है। ठीक है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से कौन हटाता है, तो हटाते हैं राष्ट्रपति महोदय। लेकिन अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं दिया है, लोकसभा दिया है, तो लोकसभा भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये है आर्टिकल 75 का 2, जो कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में बात करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के 3 के बारे में। तो देखो, भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मतलब भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को अपने हर कार्य के लिए लोकसभा को जवाब देना होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को अपने हर कार्य के लिए लोकसभा को जवाब देना होता है। वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 75 का 3। अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब ये है, मान लो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो मान लो मंत्रिपरिषद का कोई एक मंत्री है। ठीक है, वो कुछ गलत काम करता है जिसकी वजह से उसे उसके पद से हटना पड़ता है। ठीक है, उसे उसके पद से हटना पड़ता है, इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो सिर्फ वही मंत्री जिसने गलत काम किया, वही मंत्री अपने पद से नहीं हटेगा, बल्कि प्रधानमंत्री और उनकी जो पूरी मंत्रिपरिषद है उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पूरी प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है वो अपने पद से इस्तीफ़ा देगी और साथ में प्रधानमंत्री भी अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे। ये होता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति गलती करता है तो उसका जो भुगताना है वो सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये है सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका मतलब। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से देख लो, आर्टिकल 75 का 3, भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से मतलब एक व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो उसका भुगताना सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, सबको जवाब देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ये कहता है आर्टिकल 75 का 3। तो आई होप आर्टिकल 75 का 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 75 के 4 की। ठीक है, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 75 का 4 प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता की बात करता है कि कौन व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, इसके बारे में बात करता है भारत के संविधान का आर्टिकल 75 का 4। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि इस आर्टिकल 75 के 4 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं दी गई हैं। तो देखो, सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, कोई विदेशी नागरिक भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो ये है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए पहली योग्यता। फिर आगे देखो, दूसरी योग्यता 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। भारत का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, फिर आगे देखो, तीसरी योग्यता मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल नहीं हो और दिवालिया नहीं हो।
ये है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए तीसरी योग्यता। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल नहीं हो और दिवालिया नहीं हो। ठीक है, तो ये चौथा और पांचवा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 योग्यताएं भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के संविधान में दी गई हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मेरे पिताजी, ठीक है, जिनकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मतलब पागल नहीं हैं और दिवालिया नहीं हैं, और वो भारत के नागरिक भी हैं, तो क्या वो भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं? तो आप कहोगे जी हाँ, आपके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 75 के 4 में ये दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल नहीं हो और दिवालिया नहीं हो। ये तीनों योग्यताएं अगर किसी भी व्यक्ति के पास होंगी तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के योग्य होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या संसद के किसी भी सदन का सदस्य भारत में प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप कहोगे मुझे नहीं पता। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य भारत में प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति संसद का जो लोकसभा सदन है उसमें अगर सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर लोकसभा सदन का सदस्य बनना चाहता है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष से उसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और वह पागल नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं तो फिर वो लोकसभा सदन का सदस्य बन सकता है। अब ध्यान से देखो, जो योग्यताएं लोकसभा सदन का सदस्य बनने के लिए हैं वही योग्यताएं भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा सदन का सदस्य है तो वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के भी योग्य होता है। ठीक है, तो जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा सदन का सदस्य है तो वह भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, वह भारत का प्रधानमंत्री बनने के योग्य होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई संसद का पहला सदन जो लोकसभा सदन है उसके बारे में। अब देखो, संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा सदन, इसका सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं कि कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा सदन का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, 35 वर्ष से उसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा सदन का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एज 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और वह पागल नहीं होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? और वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये योग्यताएं राज्यसभा सदन का सदस्य बनने के लिए हैं। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो उसकी। ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं तो वह राज्यसभा सदन का सदस्य बनने के योग्य होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा सदन का सदस्य है, ठीक है, तो वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के भी योग्य होगा? ठीक है, क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, क्योंकि राज्यसभा सदन का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना जरूरी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष से एज ज़्यादा होनी चाहिए और राज्यसभा सदन में तो 35 वर्ष से एज ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा सदन का सदस्य है तो ऑफकोर्स उसकी एज जो होगी वो 25 वर्ष से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, और क्या है तीसरी योग्यता? पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए भी यही योग्यता है कि वह पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा सदन का सदस्य है तो वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के भी योग्य होता है। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, देखो, जो हमारे देश में लोकसभा सदन है ना, वहाँ से तो अधिकांश लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, मतलब हमारे देश में जो लोकसभा सदन है उसके जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से अधिकांश लोग भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, लेकिन
हमारे देश में जो राज्यसभा सदन है वहाँ से अभी तक कुछ लोग ही प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब जो पहले राज्यसभा सदन के सदस्य थे और बाद में प्रधानमंत्री बने, ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो इन लोगों का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो राज्यसभा सदन के सदस्य जो कि भारत के प्रधानमंत्री अभी तक बने हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला नंबर पे है आपका इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी राज्यसभा सदन की सदस्य थी और फिर ये वहीं से भारत के प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये याद रखेंगे आप। फिर HD देवगौड़, ये भी राज्यसभा सदन के सदस्य थे, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी राज्यसभा सदन के सदस्य थे, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अरविंद कुमार गुजराल, ये भी राज्यसभा सदन के सदस्य थे, फिर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं जो कि राज्यसभा सदन के सदस्य थे और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़, मनमोहन सिंह, अरविंद कुमार गुजराल। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इधर देखो, यहाँ पे तो मैंने आपको ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात मैं आपको अभी तक अच्छे से समझा चुका हूँ बहुत बार, ठीक है, कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। बस उसमें वो योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। योग्यताएं क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल नहीं हो और दिवालिया नहीं हो। ये तीनों योग्यताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं, ठीक है, तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ठीक है। मतलब लोकसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है, और बहुमत प्राप्त से मतलब क्या है कि लोकसभा में जिस व्यक्ति को 50% से अधिक वोट प्राप्त होते हैं वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। बस उसमें ये तीनों योग्यताएं होनी चाहिए। अब अगर मान लो कि अगर ऐसा व्यक्ति जो कि लोकसभा सदन का सदस्य नहीं है, ना तो राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो अगर ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उसे 6 वर्ष, यहाँ पे 6 वर्ष गलती से टाइप हो गया, ठीक है, 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर में संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है, ठीक है। और अगर सदस्य नहीं बनता है तो फिर उनको यह पद छोड़ना पड़ता है, उनको राष्ट्रपति महोदय उनके पद से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भारत का कोई भी नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। जी हाँ, लोकसभा में बहुमत प्राप्त कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो 6 महीने के अंदर में, ठीक है, 6 महीने के अंदर में उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य लेना पड़ता है, मतलब बनना पड़ता है। और अगर सदस्य नहीं बनता है तो फिर उनको यह पद छोड़ना पड़ता है, राष्ट्रपति महोदय उनको उनके पद से हटा देते हैं। आई होप ये आर्टिकल 75 इतना ही था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं, वो भी आप अच्छे से देख लो। तो आई होप आपको आर्टिकल 75 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो अब तक बन चुके हैं और जो अभी हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखो, भारत के अब तक के प्रधानमंत्री कौन कौन हैं इनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये बने कब थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में, ठीक है। और ये कब तक थे? 1964 तक थे। और 1964 में भी इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जब पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो कुछ समय के लिए जब तक नए प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं हो जाता, किसी को तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। कब? 27 मई 1964 को ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर 9 जून 1964 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद चुनाव हो जाते हैं। फिर उसके बाद
भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और ये बने कब थे? ये बने थे, देखो, गुलजारी लाल नंदा जी का कार्यकाल ख़त्म कब हुआ? 9 जून 1964 को। और उसी दिन 9 जून 1964 को ही लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। फिर 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इनकी भी मृत्यु जो है पद पर रहते हुए ही हो गई थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई थी। फिर अब जब पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, तो जब तक नए प्रधानमंत्री का चुनाव फिर से नहीं करा लिया जाता, किसी को तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना पड़ेगा। तो फिर से गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। और कब से कब तक रहते हैं? 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करते हैं। फिर उसके बाद नए प्रधानमंत्री का चुनाव करा लिया जाता है और फिर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बनती हैं। ठीक है, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी जी। ये कब बनती हैं? 1966 में। और कब तक रहती हैं? 1977 तक। ठीक है, 1966 में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी और 1977 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही थी। और इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये फैक्ट आप लिख के रख लेंगे और याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी। आई होप अभी तक ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब फिर इंदिरा गांधी के बाद चौथे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये कब बने थे? 1977 में। ठीक है, 1977 में इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल खत्म होता है। फिर 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर ये 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब इनके बारे मोरारजी देसाई के बारे में कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि ये जो मोरारजी देसाई थे, ठीक है, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई जी पहले गैर कांग्रेसी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। देखो, अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री जो बने थे ना, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी, ये जितने भी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से पहले बने, ये सारे के सारे कांग्रेसी थे। ठीक है, कांग्रेस से संबंधित थे। लेकिन ये जो मोरारजी देसाई थे ये कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। ठीक है, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। फिर इनके बारे में एक और पॉइंट याद रखेंगे कि मोरारजी देसाई जो थे ये सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री थे अभी तक के। ठीक है, मोरारजी देसाई जी अब तक के सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री थे, मतलब सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। ये 81 की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, सोचो, 81 साल की उम्र में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और अभी तक ही नहीं, ये अब तक के, मतलब अभी 2021 चल रहा है ना, तो 2021 तक के ये सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई जी 2021 तक के, मतलब अभी तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं 1947 के बाद से, उनमें सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। ठीक है, इनकी एज कितनी थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे? 81। ठीक है, 81 साल इनकी एज थी। तो ये 2 पॉइंट्स आप अच्छे से इनके बारे में याद रखेंगे कि ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और ये भारत के सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री थे। ये 81 की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आगे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, मोरारजी देसाई के बाद भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। ये 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, और 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करते हैं।
ठीक है, तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिर छठवें नंबर पे फिर से इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। ठीक है, छठवें नंबर पे फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। और इधर देखो 1980 में इनका कार्यकाल, चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल जो है 1980 में समाप्त हुआ था। ठीक है, और 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं और 1984 तक रहती हैं। ठीक है, 1980 में बनती हैं, 1984 तक रहती हैं। फिर आगे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी भारत के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, 1984 में इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल खत्म हुआ और 1984 में ही राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे 7वें नंबर के। और ये कब तक रहे थे? 1989 तक। ठीक है, 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अब इनके बारे में भी 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि जो राजीव गांधी थे ना, ये भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राजीव गांधी जी अब तक के भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, इनके जन्म को, ठीक है, जो राजीव गांधी हैं, इनके जन्म को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट आप राजीव गांधी के बारे में याद रखेंगे कि राजीव गांधी जी के जन्म को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस निम्नलिखित में से किसके जन्म को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ठीक है, तो आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर देखो आगे, फिर 7वें नंबर पर राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर राजीव गांधी के बाद 8वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये 1989 में बनते हैं। ठीक है, 1989 में इनका कार्यकाल खत्म होता है और 1989 में ही ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1990 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। फिर 9वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। ठीक है, 9वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। ये 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का कार्यकाल 1990 में ख़त्म हुआ और चंद्रशेखर जी 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 1991 तक ही ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद 10वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं डीपी नरसिम्हा राव। ठीक है, डीपी नरसिम्हा राव ये 10वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और कब बने? 1991 में तो चंद्रशेखर जी का कार्यकाल खत्म हुआ, फिर 1991 में ही ये भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1996 तक रहते हैं। ठीक है, और इनके बारे में, ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे, इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप कि पीवी नरसिम्हा राव जी दक्षिण भारत से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी दक्षिण भारत से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। अभी तक के जितने भी ऊपर प्रधानमंत्री बने, ठीक है, मतलब 1991 तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने वो उत्तर भारत से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, अभी तक पीवी नरसिम्हा राव से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सारे के सारे उत्तर भारत से बिलोंग करते थे, लेकिन ये पीवी नरसिम्हा राव पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जो कि दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। तो ये आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। दूसरा पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे कि इनके समय में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और इनके समय में ही भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव जी के समय ही जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये क्या थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, और इन्हीं के समय में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। ये 2 फैक्ट आप पीवी नरसिम्हा राव के बारे में याद रखेंगे। तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव जी, हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 11वें नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये 16 मई 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 1 जून
1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो ये कितने दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 15 दिनों तक। ठीक है, 15 दिनों तक ये भारत के पीएम रहे थे जब पहली बार ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो इनके बारे में आप ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि 11वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 16 मई 1996 में बने थे, 1 जून 1996 तक रहे थे और ये जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 15 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, फिर आगे चल के ये फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, आगे हम देखेंगे। फिर 12वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बने थे HD देवगौड़ा। ठीक है, ये 1997 में बने थे और कुछ ही दिनों तक रहे थे और 1997 में ही ये अपने पद से हट गए थे, मतलब इनका कार्यकाल फिनिश्ड हो गया था। ठीक है, फिर इनके बारे में कुछ फैक्ट भी आप याद रखेंगे कि ये दक्षिण भारत से थे। ठीक है, HD देवगौड़ा ये दक्षिण भारत से थे और दक्षिण भारत में से भी कहाँ से, कर्नाटक से। ठीक है, तो ये फैक्ट आप इनके बारे में याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट, ये राज्यसभा सदन के सदस्य थे और वहीं से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 2 फैक्ट आप इनके बारे में याद रखेंगे कि ये दक्षिण भारत से थे और दक्षिण भारत में से भी कहाँ से, कर्नाटक से, और ये राज्यसभा सदन के सदस्य थे और वहीं से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फिर आगे 13वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। ठीक है, इनका कार्यकाल 1997 में ख़त्म हो गया। फिर बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी 13वें नंबर पे, 1997 में बनते हैं और 1997 में ही कुछ दिनों तक रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 14वें नंबर पे फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1997 में और 1998 तक रहते हैं। ठीक है, और इस बार जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने ना तो मात्र 13 महीनों तक रहे थे। पहली बार में तो मात्र 15 दिनों के लिए रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़ गया, इस बार ये 13 महीनों तक। ठीक है, मात्र 13 महीनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देश में कोई भी स्टेबल सरकार नहीं बन पा रही थी। ठीक है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट ने क्या किया कि हमारी जो लोकसभा थी उसको भंग कर दिया। ठीक है, और फिर से चुनाव कराए गए 1999 में। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी 15वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री बन के आते हैं 1999 में। ठीक है, और 2004 तक इस बार रहते हैं। तो इस बार जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो पहली बार इन्होंने 5 साल पूरे किए। ठीक है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार पूरे 5 साल के लिए पीएम बने थे। अब इनके बारे में आप याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ना, ये कांग्रेसी नहीं थे। ठीक है, कांग्रेसी नेता नहीं थे, ये नॉन कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, इससे पहले हमने जितने भी भारत के पीएम देखे, ठीक है, वो या तो कांग्रेसी थे या तो गैर कांग्रेसी थे, और अगर उनमें से कोई गैर कांग्रेसी था तो वो 5 साल पूरे सत्ता में नहीं कर पाया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार भारत में बनी थी तो यही पहली नॉन कांग्रेस की सरकार थी जिसने सत्ता में 5 साल पूरे किए थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की जो सरकार थी, ठीक है, अटल वाजपेयी की जो सरकार थी यह एक नॉन कांग्रेसी सरकार थी। ठीक है, और इसने पहली बार भारत में 5 साल पूरे किए थे, मतलब अभी तक कांग्रेस का ही राज था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी 15वें नंबर पे जब भारत के प्रधानमंत्री बने 1999 में बने और 2004 तक रहे थे। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी इसी समय पहली बार 5 साल के लिए पीएम बने थे और पहली बार नॉन कांग्रेस की सरकार ने भारत की सत्ता में 5 साल पूरे किए थे। ठीक है, और फिर आगे 16वें नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनते हैं, 2004 में बनते हैं, 2009 तक रहते हैं। फिर आगे 2009 में फिर से चुनाव होता है, फिर उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक ये रहते हैं। फिर उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 17वें नंबर पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, और अब तक वही भारत के पीएम हैं। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल 75 और इससे संबंधित कुछ और भी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, अच्छे समझ में आ गई होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।